हेलो बच्चों। तो आज हम कंटिन्यू करेंगे मोशनल ईएमएफ। प्रीवियस लेक्चर में हमने पढ़ लिया था कि कैसे फैराडेज लॉ से हम मोशनल ईएमएफ को डिफाइन करते हैं और उसका सीट कैसे असाइन करते हैं लॉरेंस फोर्स से। आज हम उसके बहुत प्रसिद्ध कुछ एग्जांपल्स देखेंगे और बहुत शानदार ये लेक्चर होने वाला है। तो ये डेफिनेटली आपको नीट और जेई मेंस और जेई एडवांस में एक क्वेश्चन पक्का कंफर्म देगा, तो इसको बहुत ध्यान से देखिएगा। लेट्स स्टार्ट। टॉपिक है मोशनल ईएमएफ के ऊपर हम कुछ प्रॉब्लम्स करना चाहते हैं। मोशनल ईएमएफ, और मैं आपको एक क्विक रिकैप दे देता हूं। जैसे आपके पास कोई भी ऐसा है जो v वेलोसिटी से ट्रांसलेट कर रहा है, तो हमको किन्हीं दो पॉइंट्स के बीच में अगर पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है तो उन दो पॉइंट्स को हम क्या करेंगे, किसी लाइन से ज्वाइन करेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल इन दो पॉइंट्स के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है a और b के बीच में। अब क्योंकि सभी पॉइंट्स ट्रांसलेट कर रहे हैं तो इन सभी पॉइंट्स का वेलोसिटी v है। इस थ्रेड पे मौजूद सभी पॉइंट का वेलोसिटी v है इस वायर के, और ये कंडक्टिंग स्टफ है। तो बच्चों मोशनल ईएमएफ क्या हो जाएगा, अगर मैग्नेटिक फील्ड B इनसाइड है और V इसका ऐसा है और इसकी लेंथ आप देखिए इफेक्टिव लेंथ इस टाइप से, तो V और लेंथ के बीच का एंगल आप लेंगे, लेट्स से ये एंगल थीटा है, ठीक है। तो वेलोसिटी का जो कंपोनेंट इस लेंथ के परपेंडिकुलर होगा, एक वेलोसिटी का कंपोनेंट इस तरफ होगा इस लेंथ के अलोंग, और एक वेलोसिटी का कंपोनेंट होगा बच्चों इस लेंथ के परपेंडिकुलर। तो जो वेलोसिटी का कंपोनेंट इस लेंथ के परपेंडिकुलर होता है एक्चुअली वही मोशनल ईएमएफ के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है। एक वेलोसिटी का कंपोनेंट v sin थीटा इसके परपेंडिकुलर हो जाएगा। ये सब हमने जान लिया है पहले ही कि मोशनल ईएमएफ को हम कैसे लिखते हैं और कैसे ये प्रोड्यूस होता है। इसके लिए आप प्रीवियस वीडियो को चेक कर सकते हैं। आज हम इसके कुछ केसेस देखेंगे। सबसे पहले मैं एक डाउटफुल केस देख लेता हूं प्रीवियस वीडियो से ही रिलेटेड। वो ये था कि अपन ने एक केस किया था यहाँ पे अपने पास एक रॉड है और ये दूसरी रॉड है। इसका वेलोसिटी मैंने लिया था v और इसका लिया था v/2। और प्रीवियस लेक्चर में हमने इसको फैराडेज लॉ से सिद्ध किया था कि इसमें कितना करंट प्रोड्यूस होगा अगर इसका रेजिस्टेंस होल स्टफ का r है। होल स्टफ का मतलब यहां पे कहीं पे आप इसका मान लीजिए कि यहां पे कोई रजिस्टर है या यहां पे कोई रजिस्टर है, इसका रेजिस्टेंस है r, या फिर आप ऐसा कह लीजिए रफली कि इस लूप का नेट रेजिस्टेंस है r। तो इसमें ईएमएफ कितना प्रोड्यूस होगा, तो देखिए इस बार मैं आपको एक इस ईएमएफ का एग्जैक्ट सीट कहां पे असाइंड है वो देख लेते हैं। तो क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड अंदर है और वेलोसिटी इसका इस तरफ है, तो हायर पोटेंशियल अपवर्ड होगा, तो यहां पर होगा BVL का एक बैटरी और यहां पर होगा BV/2 इंटू L का एक बैटरी। तो बच्चों अगर आप ये रेजिस्टेंस R नहीं कंसिडर करते तो क्या कॉन्सिक्वेंसेस उस बात के हो सकते हैं। फिर आपके पास है ना दो बैटरीज हो जाएंगी अलग अलग ईएमएफ की जो पैरेलल है, उसके कॉन्सिक्वेंसेस बहुत गंभीर है। वो ये है कि जैसे आप देखिए एक बैटरी आपके पास ये है 10 वोल्ट का और एक बैटरी आपके पास ये है 20 वोल्ट का। तो आप अगर इस पॉइंट का पोटेंशियल 0 बोलते हो तो इसका 20 बोलते हो तो फिर इसका भी 20 बोलना पड़ेगा, और इसका इससे 10 कम है यानी इसका 10 बोलना पड़ेगा। यानी इन्हीं दो पॉइंट के बीच में पोटेंशियल लिखने में कॉन्ट्राडिक्शन आ गया। यानी ऐसा सर्किट फिर संभव नहीं होता रेजिस्टेंस लेस, जिसमें ऐसे दो बैटरीज हो और कोई करंट फ्लो रहा हो, तो फिर इनफाइनाइट करंट प्रोड्यूस होगा। प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है ये। जैसे अगर यहां पर भी अगर BVL बाई इसका 0 लेते हो, इसका BVL हो जाएगा बच्चों, सेम एग्जांपल है ये, इसका BVL हो जाएगा, इसका BVL से अगर यहां पे कोई रेजिस्टेंस नहीं है तो BVL से BVL/2 कम होगा, क्योंकि यहां पे पोटेंशियल गिरना चाहिए BVL/2, तो इसका पोटेंशियल हो जाएगा BVL/2। फिर यहां पे कॉन्ट्राडिक्शन आ रहा है बच्चों। मेरे कहने का मतलब ये है कि अगर ऐसा है कि इसमें कोई रेजिस्टेंस नहीं है तो फिर तो जो करंट दौड़ेगा वो हो जाएगा इनफाइनाइट, क्योंकि BVL/2 का नेट पोटेंशियल डिफरेंस है, अपॉन में R है ही नहीं लिखने को, तो करंट अगर R 0 है तो इनफाइनाइट हो जाएगा। इनफाइनाइट करंट को किसी वेलोसिटी से, इनफाइनाइट करंट वाले वायर को किसी वेलोसिटी से मैग्नेटिक फील्ड में चलाने के लिए आपको इनफाइनाइट फोर्स चाहिए, जो कि पॉसिबल नहीं है। तो इस सबको कौन सॉर्ट आउट करेगा बच्चों, वो करेगा इसमें मौजूद रेजिस्टेंस। वो पोटेंशियल डिफरेंस को इस तरीके से अलाइन कर देगा कि सभी चीजें मैथमेटिकली सही तरीके से बैठ पाए अपनी जगह पे। तो ये था प्रीवियस वीडियो से रिलेटेड बात कि हम मोशनल ईएमएफ की सीट कैसे असाइन कर सकते हैं। पिछली बार मैंने इसको फैराडेज लॉ से किया था लास्ट लेक्चर में।
अब आपको एक बहुत जरूरी इंफॉर्मेशन और या फिर बहुत शानदार एक रिजल्ट हम यहां पे प्रोड्यूस करने वाले हैं, और ये इरडोव के क्वेश्चन से रिलेटेड भी है। इससे पहले कि मैं वो रिजल्ट आपको शो करूं, उससे पहले मैं बातें कर लेता हूं जो हमने प्रीवियसली पढ़ ली हैं, जो यहां पे लिंक करेंगी। वो ये है, जैसा कि आप सारे जानते ही हैं कि अगर ये कोई रॉड है और अगर ये v वेलोसिटीज चल रही है, इसका लेंथ l है और मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ है, तो यहां पर एक ईएमएफ क्रिएट होगा बच्चों, जिसमें अपवर्ड जो एंड है वो हाई पोटेंशियल पर होगा और उसका वैल्यू होगा BVL। और लेट्स से ये रेजिस्टेंस है R, तो क्योंकि एक बैटरी बनी है BVL की और रेजिस्टेंस R है, तो इसमें करंट होगा BVL अपॉन में R। ऑब्वियसली ये करंट का वैल्यू होगा BVL बाय R। अच्छा, अगर इसमें करंट इस डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है बच्चों, करंट का डायरेक्शन अगर इसमें ये है और ये रॉड v वेलोसिटी से मूव कर रही है, यानी एक करंट कैरिंग कंडक्टर अगर किसी मैग्नेटिक फील्ड में ट्रांसलेट कर रहा है, अब देखिए मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ है और करंट का जो डायरेक्शन है वो ऊपर की तरफ है, मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ है, करंट का डायरेक्शन ऊपर की तरफ है, तो इसके ऊपर लेफ्ट डायरेक्शन में एक फोर्स लगेगा। इसको डिस्कस कर लिया था। इस फोर्स का वैल्यू होता है बच्चों, आप प्रीवियस चैप्टर से जानते हैं, ILB। अगर आपको ये डिटेल में समझ में नहीं आ रहा है कि ये फोर्स कहां से आया, तो इसके लिए आप प्रीवियस वीडियो को देख लीजिए एक बार। ILB, I का वैल्यू हो जाएगा यहां पे BVL बाय में R, इनटू में मल्टीप्लाई करना है LB से, LB से, ये हो जाएगा बच्चों फोर्स। और आप मिरेकुलसली इसका डायरेक्शन देखिए, जो कि इसी चीज को, इसी V को क्या कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है। राइट बच्चों, इस V को क्या कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है, यानी कि इस वेलोसिटी को ये कम करने की, स्पीड को ये कम करने की कोशिश कर रहा है फोर्स। अगर हम इसको मेंटेन रखना चाहते हैं बच्चों V वेलोसिटी पे, तो हमको बाहर से एक और फोर्स लगाना पड़ेगा इसके बराबर, जो जो ये लग रहा है वैसा वैसा फोर्स लगाना पड़ेगा। यही बात होती है, कांस्टेंट वेलोसिटी मेंटेन करने के लिए नेट फोर्स चीज पे क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। अच्छा, अब हम इसके लिए एक बहुत इंटरेस्टिंग केस, इरडोव से उठाया हुआ केस है वो, उसको किसी रिजल्ट को साबित करने के लिए यूज करते हैं, और ये आपको बात बहुत फैसिनेट करेगी। और यहां पर इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म और मैकेनिक्स लिंक होगी। तो जैसा कि आप जानते हैं कि अगर इसका वेलोसिटी मैंने मान लो शुरू में u दे दिया, और यहां पर मैग्नेटिक फील्ड सभी स्थान पर यूनिफॉर्मली उपस्थित है b वैल्यू का इनसाइड द प्लेन ऑफ द बोर्ड, इसको इनिशियल वेलोसिटी मैंने u दिया और ये रेजिस्टेंस है R, राइट। तो मुझे पता है कि ये जो रॉड है ये रिटार्डिंग मोशन परफॉर्म कर रही है, यानी कि ये रॉड, इसकी वेलोसिटी कम होती जा रही है और कहीं ना कहीं जाके ये रुक जानी चाहिए। हम दो चीजें इसमें जानना चाहते हैं। पहली कि इसका वेलोसिटी एज ए फंक्शन ऑफ टाइम क्या है, इसका वेलोसिटी हम लिखना चाहते हैं एज ए फंक्शन ऑफ टाइम। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है बच्चों। दूसरा कि इसके पास जो काइनेटिक एनर्जी है, लेट्स से इसका m मास है इस रॉड का, जो कि हाफ mu² है, वो कहां गई, यानी कि इसकी वेलोसिटी जब डिक्रीज होकर 0 हो जाएगी या कम हो जाएगी, तो दरअसल ये काइनेटिक एनर्जी जा कहां रही है वो भी हम जानना चाहते हैं। मान लेते हैं किसी लास्ट में ये फोर्स लगते लगते इसको रिटार्ड करते करते उस 0 पर वेलोसिटी पे ले आएगा। पहले तो हम जानना चाहेंगे कि किस टाइम पर ऐसा होगा, और उसके बाद जब ये वेलोसिटी 0 हो जाएगी प्यारे बच्चों, तो हम जानना चाहेंगे कि काइनेटिक एनर्जी गई कहां। ठीक है, तो मैं आपको सिद्ध करके दूंगा कि ये जो काइनेटिक एनर्जी है, जो एक मैकेनिकल पैरामीटर है, ये एग्जैक्टली इस रेजिस्टेंस के अक्रॉस जो हीट डिसिपेट हुई है उसमें लॉस्ट हो गई है। आइए इस कैलकुलेशन को करते हैं। सबसे पहले v एज ए फंक्शन ऑफ टाइम, क्या v बदलेगा, तो ऑब्वियसली इस तरफ फोर्स है ILB का, और I होता है BVL बाय R, इंटू में L इंटू में B, ये होता है फोर्स। ILB वैल्यू का फोर्स लगता है और इस वैल्यू को ये प्राप्त हो जाता है। ये फोर्स खुद देखिए बच्चों, रिटार्डिंग है और वेलोसिटी पे डिपेंड करता है। ये विस्कस फोर्स जैसा फोर्स है ये, यानी कि जैसे आपने पढ़ा होगा 6 पाई नीटा RV, या KV भी लिख देते हैं अपन, और इसको वेक्टर सिंबॉलिकली लिखना है तो -KV लिख देते हैं। ये एक विस्कस फोर्स होता है, और फिर चीजें टर्मिनल वेलोसिटी अटेन करती है कि नहीं। टर्मिनल वेलोसिटी चीजें तब अटेन करती है जब आगे की तरफ भी एक यूनिफॉर्म या कांस्टेंट फोर्स हो कोई। अब आइए
हम लोग इसके लिए कैलकुलेशन करते हैं कि इसका वेलोसिटी एज ए फंक्शन ऑफ टाइम क्या आएगा। तो इसका वेलोसिटी एज ए फंक्शन ऑफ टाइम लिखने के लिए, इसका वेलोसिटी एज ए फंक्शन ऑफ टाइम लिखने के लिए अपन एक मैथमेटिकल एक्सप्रेशन लिख देते हैं यहाँ पे। इसका एक्सीलरेशन क्या होगा, एक्सीलरेशन का वैल्यू क्या होगा। तो बच्चों इसका एक्सीलरेशन होगा फोर्स बाय मास, इसके ऊपर फोर्स है p स्क्वायर l स्क्वायर v का फोर्स। आप ध्यान से देख लीजिए, ये वेलोसिटी पोटेंशियल नहीं, ये v पोटेंशियल नहीं है, ये v है इस रॉड का वेलोसिटी। ये इसका मैग्नीट्यूड लिख रहा हूं अपॉन में r, और अगर एक्सेलरेशन लिखना है तो इसका मास से मैं डिवाइड कर देता हूं, ये एक्सेलरेशन आ जाएगा। ये एक्सेलरेशन एक्चुअली माइनस dv बाई dt है बच्चों, क्योंकि स्पीड कम हो रहा है। तो इसको मैं ऐसा लिख देता हूं, और ओनली फोर्स जो इसके ऊपर लग रहा है वो है मैग्नेटिक फोर्स, जो पीछे लग रहा है ILB वैल्यू का मैग्नेटिक फोर्स। और मैग्नेटिक फोर्स इसको क्या कर रहा है, रिटार्ड कर रहा है। तो dv बाई dt क्या आ जाएगा, यहां से dv बाई dt क्या आ जाएगा। मैं इसका, क्योंकि वेलोसिटी बार बार बदल रहा है, b नहीं बदल रहा, l स्क्वायर नहीं बदल रहा, r नहीं बदल रहा, m नहीं बदल रहा, तो इसको मैं बच्चों माइनस kv लिख देता हूं। तो यहां पर मैंने k किसको लिखा है, k किसको लिखा होगा, b स्क्वायर l स्क्वायर बाय में r m को मैंने k लिखा है। तो यहां पर dv बाई dt, dv बाई v, ये नॉर्मल इंटीग्रेशन है। आई थिंक यू आर वेल वर्स विद दिस इंटीग्रेशन। हो जाएगा ln v। t बराबर 0 पर इसका वेलोसिटी था u, और वेलोसिटी एज ए फंक्शन ऑफ टाइम चाहिए, तो t बराबर t पर इसका वेलोसिटी हो जाएगा v। तो ln v ओवर u इज इक्वल्स टू माइनस के टी। तो एक्सपोनेंट से रेज करने पर ये आ जाएगा v बाई यू इज इक्वल्स टू ई रेज टू द पावर माइनस के टी। v आ जाएगा यहां से u इंटू माइनस के टी, राइट बच्चों। यहां से वेलोसिटी आ जाएगा u e की पावर माइनस के टी। वट इज के इज p स्क्वायर l स्क्वायर बाय आर एम इंटू में t। प्यारे बच्चों, इसमें t को अलग अलग वैल्यू रखने पर आपको वेलोसिटी का अलग अलग वैल्यू मिलेगा। यानी आपके पास आ चुका है वेलोसिटी एज ए फंक्शन ऑफ टाइम। देखो, इसमें t को 0 रखो, तो दिस विल बी e रेज टू द पावर 0 विच इज 1। वेलोसिटी एट t इक्वल्स टू 0 वाज u। आप जानना चाहते हो e माइनस के टी, आप जानना चाहते हो कि वेलोसिटी 0 कब होगी। तो अगर ये डेटा 0 होना है तो ये तो u ही रहेगा, यानी इस डेटा को 0 होना पड़ेगा, e की पावर क्या होनी चाहिए, माइनस इन्फिनिटी। यानी कि टाइम ये तो फिक्स है, तो टाइम को क्या होना पड़ेगा, इन्फिनिटी। यानी जैसे कि विस्कस फोर्स के केस में होता है कि इनफाइनाइट टाइम बाद जो वेलोसिटी है वो क्या हो जाती है, 0 हो जाती है। ऐसा क्यों होता होगा, इनफाइनाइट टाइम क्यों लगता है ऐसे केसेस में। देखो, जो वेलोसिटी है आगे और जो फोर्स है पीछे, वो आपस में एसोसिएटेड है। फोर्स वेलोसिटी को ही कम कर रहा है और वेलोसिटी पर ही डिपेंड कर रहा है। अगर इसका वैल्यू कम होगा तो फोर्स का वैल्यू भी कम होगा, यानी इस पार्टिकल का रिटार्डेशन भी कम होता जाएगा। यानी ये वेलोसिटी बहुत ही निम्न स्तर की वैल्यू को अप्रोच कर रही है, तो फोर्स भी बहुत कम हो जाएगा। यानी को इस वेलोसिटी को चेंज करने वाली जो शक्ति है वो भी रिड्यूस हो जाएगी। यानी ये 0 को टेंड करेगा तो फोर्स भी 0 को टेंड करेगा। तो ऐसी अवस्था में जो टाइम लगेगा इस वेलोसिटी को 0 करने में, व्हेन द वेलोसिटी विल टेंड टू 0, रिटार्डिंग फोर्स विल बी 0 या टेंड टू 0, व्हिच मींस the velocity will become 0 after the time t equals to infinity। वो हमें पहले ही गैस कर लेना चाहिए था। अब दूसरा सवाल था कि अगर ये वेलोसिटी t इक्वल्स टू इन्फिनिटी पे जा रही है 0 होके, तो ये काइनेटिक एनर्जी इनफाइनाइट समय बाद वैनिश हो जानी है। दूसरा सवाल था कि काइनेटिक एनर्जी जाएगी कहाँ, तो वो हम जानना चाहते हैं। तो देखिए, बहुत ही इंटरेस्टिंगली ये जो काइनेटिक एनर्जी इसकी लॉस्ट हो रही है वो इस सर्किट में प्रोड्यूस्ड हीट के बराबर हो जाएगी। प्यारे बच्चों, ये जो रॉड है वो v वेलोसिटी से चल रही है, या इनिशियल वेलोसिटी u थी, इसी समय v वेलोसिटी से चल रही है। ऐसा सवाल था, इसका मास था m। हम जानना चाहते हैं कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ हीट डिसिपेटेड,
or to your horror or the miraculousity of problem, will deduce a result that the entire kinetic energy of the rod has been converted into heat energy. Let's see. देखो हीट प्रोड्यूस क्या होगी, हीट प्रोड्यूस्ड का क्या फॉर्मूला होता है प्यारे बच्चों, दैट इज आई स्क्वायर आर विच इज पावर इंटू डी टी का इंटीग्रल. दिस इज हीट. आई स्क्वायर आर इंटू टी हीट तब होती है इफ द पावर इज कॉन्स्टेंट. एज वी नो आई इज अ फंक्शन ऑफ टाइम. इफ आई इज अ फंक्शन ऑफ टाइम, व्हाई आई इज फंक्शन ऑफ टाइम? बिकॉज बी वी एल बाय आर is I. Velocity is a function of time. So I is a function of time. And force is a function of I, which means force is a function of time. Right बच्चों? तो वो हमने acceleration निकाला ही था. Right? Which means यहाँ पे I का वैल्यू रख देते हैं. I का वैल्यू आएगा BVL by R किसी इंस्टेंट पे. B स्क्वायर L स्क्वायर अपॉन R स्क्वायर. ये किसी भी इंस्टेंट T पर जो वेलोसिटी V है उस वक्त का करंट I होगा, मल्टीप्लाइड बाय R dt, and this is H. This will be equal to B square L square over R, right? B square L square over R, and this will be I square dt. This is your heat. BVL. तो यहाँ पे आएगा B square. B is the velocity of the rod. And velocity was a function of time. तो बच्चों वेलोसिटी यहाँ पे फंक्शन ऑफ टाइम है, इसलिए इसको इंटीग्रेट कर रहे हैं. तो दिस शुड बी H equals to B square L square R. What is velocity square? It was E U into E की power B square L square by में R M. This was the power and we need to square it. यहाँ पे 2 हो जाएगा. E की पावर x का स्क्वायर होता है बच्चों E की पावर 2x. तो यहाँ पर वेलोसिटी था U इंटू E इंटू द पावर KT था अपना माइनस B स्क्वायर L स्क्वायर बाय में RM इंटू T. आई एम फॉरगेटिंग सम माइनस हियर, इंटू T. So this was your E, right? Yes. अब हमको इस एक्सप्रेशन को बच्चों इंटीग्रेट करना है. इसमें से U स्क्वायर जो कि कांस्टेंट है उसको बाहर ले लेते हैं. ऐसा बल्कि कैलकुलेशन आपको लग रहा है, लेकिन आप अगर इसके अंदर इस B स्क्वायर L स्क्वायर बाय RM टर्म को अगर K लिखते हैं तो काफ़ी शॉर्ट हो जाएगा. पर खैर अभी तो अपन ने ये लिख दिया है तो U स्क्वायर बाहर चला जाएगा. E की पावर एनीथिंग होगा, E की पावर वो थिंग अपॉन में kx होगा, E की पावर kx अपॉन में k. ये हो जाएगा E की पावर, इंटीग्रेशन कर देते हैं, माइनस 2B स्क्वायर L स्क्वायर RM T अपॉन में ये नंबर विच इज माइनस 2B स्क्वायर L स्क्वायर ओवर RM. ये नंबर जो है वो पावर के साथ मल्टीप्लाइड नहीं है, तो मैं यहाँ पे RM मल्टीप्लाई कर रहा हूँ प्यारे बच्चों. और लिमिट इस इंटीग्रल का जाएगा 0 से लेकर इन्फिनिटी, क्योंकि t बराबर 0 पर रॉड चालू किया था और इनफाइनाइट समय बाद वो रुकेगी और तब की हीट डेसिपेटेड निकालनी है. हमें ये जानना है कि वो काइनेटिक एनर्जी जो रॉड के पास थी वो एक्चुअली कहाँ है. यहाँ से H आ जाएगा प्यारे बच्चों B स्क्वायर L स्क्वायर बाय R इंटू U स्क्वायर RM. सबसे पहले अपर लिमिट विच इज, और यहाँ पे एक माइनस का निशान है वो मैं यहाँ डाल देता हूँ. इस वाले माइनस के निशान को, इस वाले को मैं यहाँ लिख देता हूँ. सबसे पहले अपर लिमिट t की जगह इनफाइनाइट पुट करेंगे तो दिस विल बी 0, e की पावर इन्फिनिटी विल बी 0. और मैं इस डेटा को भी बाहर लिख देता हूँ इंटीग्रेशन की, दैट इज B स्क्वायर L स्क्वायर एंड 2. सिर्फ ये डेटा है जिसमें लिमिट पुट करनी है मुझे. तो e की पावर इन्फिनिटी में अगर माइनस इन्फिनिटी पुट करेंगे तो इट विल बी 0 एंड दिस विल बी 0, e की पावर 0 विल बी -1. अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा तो ये आ जाएगा H इक्वल्स टू
बी स्क्वायर एल स्क्वायर टर्म कट जाएगा, आर टर्म कट जाएगा, एम यू स्क्वायर बाय 2 और माइनस माइनस कट जाएगा। यानी व्हाट ए प्रोफाउंड रिजल्ट वी हैव गॉट। और रिजल्ट आपसे कह रहा है कि हीट डेसिपेटेड एग्जैक्टली काइनेटिक एनर्जी के बराबर आएगी। यानी रॉड का जो काइनेटिक एनर्जी है वो हीट डेसिपेटेड इन द रजिस्टर आया है, क्योंकि हमने हीट डेसिपेटेड इन रजिस्टर निकाला है, जो एग्जैक्टली मैच कर रहा है रॉड के इनिशियल काइनेटिक एनर्जी से, विच इज़ वेरी नाइस रिजल्ट। यानी कि हम ये कह रहे हैं कि अगर आपके पास कोई मैग्नेटिक रीजन है और यहाँ पर आपके पास कोई भी बल्ब है अगर है, तो आपको बस मैग्नेटिक रीजन में इसको ट्रांसलेट करवाना है प्यारे बच्चों, एंड यू विल गेट इलेक्ट्रिसिटी। हीट डेसिपेटेड का मतलब होता है एनर्जी पर यूनिट टाइम। अब हम इसके कुछ और सिचुएशंस देखते हैं और कुछ और कैलकुलेशंस भी करते हैं। अब आपको एक बात पता चल गई है कि यहाँ पे अगर किसी रॉड को यूनिफॉर्म वेलोसिटी से आपको चलाना है तो आपको अपनी तरफ से फोर्स देना पड़ेगा। की वजह यह है कि अगर रॉड के पास एक वेलोसिटी दे के छोड़ दिया जाए रॉड को, और यहाँ पर अगर मैग्नेटिक फील्ड हो, तो मैग्नेटिक फील्ड की वजह से और रॉड के मोशन की वजह से इसमें करंट आएगा। करंट की वजह से एक रिटार्डिंग फोर्स लगेगा, जिसकी वजह से ये वेलोसिटी v जो है वो एक वैल्यू पे मेंटेन नहीं रहेगी। इस वैल्यू को मेंटेन रखने के लिए हमें एक एक्सटर्नल फोर्स की ज़रूरत है। लेट्स से वो फोर्स F है। अब ये रॉड यूनिफॉर्म वेलोसिटी से चल रही है, राइट। जैसे कि किसी कार्य को करते रहने के लिए, कन्वेयर बेल्ट को घुमाने के लिए हमें मोटर चाहिए, या लिफ्ट को चलाने के लिए हमें मोटर चाहिए। तो हमसे लिफ्ट का कई बार पावर पूछते हैं कांस्टेंट वेलोसिटी चलाए रखने के लिए। तो इसी प्रकार से आपसे पूछ सकते हैं कि पावर डेसिपेटेड बताइए, और एक कांस्टेंट फोर्स बाहर से F लगाया गया है। कांस्टेंट नहीं बोलूंगा मैं इसको, एक इस तरीके से फोर्स लगाया गया है, वैसे उसको कांस्टेंट भी कर सकते हैं, कि वो BVL/R वाला जो करंट आ रहा है उसका जो ILB का जो फोर्स है उसके बैलेंसिंग सिचुएशन में शुरू से रहे तो वो आज तक रहेगा, क्योंकि नेट फोर्स होगा 0, तो वेलोसिटी v मेंटेन रहेगी। हमने कोई फोर्स F लगाया है, ये कांस्टेंट फोर्स F है जो एग्जैक्टली इसके बैकवर्ड लगने वाले फोर्स के बराबर है जब इसमें करंट I फ्लो कर रहा है। इसको फैराडे कहते थे इंड्यूस फोर्स, तो हम भी इसका नाम इंड्यूस फोर्स ले लेते हैं। मैं यहाँ पे F इंड्यूस लिख देता हूँ। F इंड्यूस की वैल्यू होती है प्यारे बच्चों v स्क्वायर L स्क्वायर v बाय में R। ये कई बार देख लिया मैंने। यानी इसके बराबर हमें एक्सटर्नल फोर्स लगाना पड़ेगा, ये F0 इसके बराबर लगाना पड़ेगा हमको। हम जानना चाहते हैं कि इस फोर्स ने क्या पावर जनरेट कर रहा है, तो कांस्टेंट फोर्स है, पावर इंस्टेंटेनियस एवरेज कुछ भी निकालिए सेम रहेगी, F0 v पावर आ जाएगी विच इज b स्क्वायर L स्क्वायर v स्क्वायर बाय R। ये भी एक इंपॉर्टेंट डेटा है बच्चों जो पावर वाला है, ये भी आपको पता होना चाहिए कि पावर डेसिपेटेड कैसे निकालते हैं। पावर होती है एनर्जी पर सेकंड, तो एनर्जी पर सेकंड कैसे निकालते हैं। आई होप इट इज क्लियर। जब कांस्टेंट फोर्स F लगा रहा हूं, राइट बच्चों। अगर आप किसी फिक्स वैल्यू जो कि इसके बराबर नहीं है उस वैल्यू का F लगाते हैं, धीरे धीरे चीज क्या होती जाएगी, मैं आपको एक चीज और शो करता हूं। जैसे मैंने मान लो यहां पर एक फोर्स F0 लगाया t इक्वल्स टू 0 पे, और इसका वेलोसिटी 0 था t इक्वल्स टू 0 पे, और मैंने एक फोर्स F0 लगाया और मैं इसको बदल नहीं रहा हूं, तो इस लायक नहीं कर रहा हूं कि पीछे का फोर्स और ये दोनों आपस में बराबर हो जाए। दिस फोर्स इज F0। तब आपको बताना है कि इसका वेलोसिटी एज ए फंक्शन ऑफ टाइम क्या आएगा। मान लो ऐसा क्वेश्चन आपके सामने आता है। और दूसरा, इसका टर्मिनल वेलोसिटी क्या आएगा। पहली बात तो ध्यान से सुनो, क्या इसके पास टर्मिनल वेलोसिटी आएगा। यस, ये ड्रॉप है पानी की, वाटर ड्रॉप है जो आसमान से बरस रही है। अब टर्मिनल वेलोसिटी ना बच्चों एक बहुत इंपॉर्टेंट फीचर होता है। अगर टर्मिनल वेलोसिटी नहीं होगी ना, तो ये ड्रॉप जो है वो आपकी टाट में बहुत जोर से लगेगी प्यारे बच्चों। इसकी वेलोसिटी कहीं बहुत ऊपर ही क्या हो जाती है, फिक्स हो जाती है। ये एक्सिलरेटेड मोशन करते हुए आपके पास नहीं पहुंचती।
क्योंकि ये अटेन कर लेती है टर्मिनल वेलोसिटी। शुरू शुरू में इसके ऊपर फोर्स लगेगा mg, और ऊपर कोई फोर्स नहीं है, जिसकी वजह से ये मोशन में आएगी यानी वेलोसिटी गेन करेगी। उसके बाद में 6 पाई नीटा आर वी का ऊपर फोर्स लगेगा इसके अपोजिट। ये फोर्स वेलोसिटी डिपेंडेंट है। जब तक आपका mg ज्यादा है तब तक ये वेलोसिटी बढ़ेगी, क्योंकि kv v बढ़ने पे बढ़ता है, और ज्यादा 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 होते होते ये फोर्स भी ज्यादा होता जाएगा और एक दिन इस फोर्स को पक्का बैलेंस कर देगा। इस फोर्स को एक्सीड नहीं कर पाएगा प्यारे बच्चों, क्योंकि बैलेंस करते ही और स्पीड नहीं होगी और फिक्स हो जाएगी स्पीड। यानी जब नेट फोर्स जीरो लगता है, समेशन ऑफ ऑल द फोर्सेस जब जीरो होते हैं, तो जो वेलोसिटी अटेन होती है वो टर्मिनल वेलोसिटी होती है। और मान लो कि आप वो टर्मिनल वेलोसिटी जानना चाहते हो, तो आप सिंपली क्या करते हो, mg को किसके इक्वल करते हो, 6 पाई नीटा आर वी, और ये जो v होती है ये आपकी टर्मिनल वेलोसिटी होती है बच्चों। ये फोर्स हालांकि कांस्टेंट है और ये वेरिएबल है, और ये बढ़ बढ़ के इसके क्या हो जाता है, एक दिन बराबर हो जाता है। इसकी वेलोसिटी उस वक्त जो होती है वो टर्मिनल वेलोसिटी कहलाती है। और टर्मिनल वेलोसिटी का वैल्यू हम फोर्सेस को बैलेंस करके ऐसे आराम से निकाल सकते हैं। इस रॉड के साथ इसका मोशन ऑब्जर्व करो प्यारे बच्चों। इसके ऊपर F0 फोर्स लगा दिया, तो ये मैग्नेटिक रीजन में कोई वेलोसिटी अटेन करेगा और धीरे धीरे वेलोसिटी बढ़ती जाएगी, धीरे धीरे वेलोसिटी बढ़ती जाएगी। तो यहां पर ईएमएफ बढ़ता जाएगा, जिसकी वजह से इंड्यूस्ड करंट बढ़ता जाएगा, जिसकी वजह से ILB वैल्यू का फोर्स बढ़ता जाएगा। यानी ये बैकवर्ड जो इंड्यूस फोर्स है ये भी बढ़ता जाएगा, और एक दिन इंड्यूस फोर्स किसी एक वेलोसिटी पर इस एक्सटर्नल फोर्स को बैलेंस कर जाएगा। उस वक्त जो इस रॉड का वेलोसिटी होगा वो इसका टर्मिनल वेलोसिटी होगा। शर्त यह है कि एक्सटर्नल कांस्टेंट फोर्स यहां पे मौजूद होना चाहिए। तो देखिए F0 के बराबर जब हमारा इंड्यूस फोर्स हो जाएगा, तब जो वेलोसिटी होगी वो टर्मिनल वेलोसिटी होगी। यानी टर्मिनल वेलोसिटी का आपको वैल्यू निकालना है, ये होता है RF0 अपॉन में B²L²। इसको भी आप याद रखिएगा। ये तो टर्मिनल वेलोसिटी है विच इज एक्वायर्ड एट t इक्वल्स टू इंफिनिटी। एट t इक्वल्स टू 0 द वेलोसिटी वाज 0, t इक्वल्स टू इंफिनिटी देयर इज सम वेलोसिटी विच इज टर्मिनल वेलोसिटी। उसी वेलोसिटी को अगर यहां पे देखेंगे तो वही वो ड्रॉप उसी वेलोसिटी से जमीन पे आती है बच्चों, और वही आपको हिट करती है। अगर उसको एक्सिलरेटेड आने दे, मैं फिर से दोहरा दूं, तो दिस विल पेनिट्रेट योर हेड लाइक ए बुलेट। वेलोसिटी टर्मिनल ये हो जाएगी प्यारे बच्चों। आइए इसी प्रॉब्लम के लिए वेलोसिटी एज ए फंक्शन ऑफ टाइम कैलकुलेट करते हैं। बहुत आसान है। वेलोसिटी एज ए फंक्शन ऑफ टाइम कैलकुलेट करने के लिए, अगर आपके पास एक्सिलरेशन आ गया, F0 आगे की तरफ फिक्स है, और एक टाइम वेराइंग फोर्स BVL, B²L²V बाय में R यहां पे लग रहा होगा, यहां पे करंट ऐसा चल रहा होगा, अगर मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ है और वेलोसिटी इसका इस तरफ है। ये आपने बहुत बार कर लिया है। अब तो इसके ऊपर F नेट क्या लग रहा है प्यारे बच्चों, F net is F0 minus F induced. And what is F induced? F induced, F0 minus what is F induced? B²L² over R into में V. And this is M dV over dt. This net force is MA, F0 minus B²L² by R into V. हमें टर्मिनल वेलोसिटी चाहिए, dV over dt। ये पार्टिकल जब तक टर्मिनल वेलोसिटी नहीं आ जाती तब तक एक्सिलरेटेड है बच्चों, ना कि रिटार्डेड, क्योंकि F0 तब तक डोमिनेंट रहेगा। इसलिए यहां पे माइनस का साइन मैंने यूज नहीं किया इससे पहले, माइनस dV by dt यूज नहीं किया। दिस इज नॉट रिटार्डेशन, दिस इज प्योरली एंड प्योरली एक्सिलरेशन। एंड नाउ इसको इंटीग्रेट, इस इंटीग्रल को परफॉर्म करते हैं, तो इस पूरे टर्म को इसके नीचे ले आते हैं। काम करते हैं, पहले मैं LCM ले लेता हूं। RM LCM आएगा, FR F0R B²L²V। So now dV over F0 R minus B²L²V is equals to dt by RM.
यस, एंड t बराबर 0 पर वेलोसिटी था 0 और t बराबर t पर वेलोसिटी है t. दिस इज नॉट टर्मिनल वेलोसिटी. वी वांट टू फाइंड वेलोसिटी एट एनी जनरल पॉइंट. तो इसका इंटेग्रल हो जाएगा, ये ऐसा फॉर्म है, dx ओवर p माइनस ax फॉर्म. इसका हो जाएगा ln एज इट इज एफ नॉट आर माइनस बी स्क्वायर एल स्क्वायर बी अपॉन इस टर्म का कोफिशिएंट विच इज माइनस ऑफ बी स्क्वायर एल स्क्वायर. आई विल राइट इट हियर. इसका 0 से 2 t होगा क्योंकि ये तो कांस्टेंट है. दिस इज बी स्क्वायर एल स्क्वायर नेगेटिव ओवर आर एम इफ आई एम नॉट रॉन्ग. दिस इज 0 to t, 0 to t. दिस शुड बी, पहले t पुट कीजिए, पहले टाइम को t पुट कीजिए, 0 to t नहीं, 0 to v, and this integral is 0 to t. This is 0 to v obviously. तो पहले v की जगह v पुट करेंगे, फिर 0 पुट करेंगे. लॉग में आप कैसे करते हैं आपको पता ही है, एफ नॉट आर माइनस बी स्क्वायर एल स्क्वायर वी अपॉन आर. आई होप मेरा इन बल्कि एक्सप्रेशन का रिजल्ट जो है वो सही आ रहा है. आई एम जस्ट ट्राइंग टू टेल यू हाउ टू फाइंड velocity as a function of time. So this is ln f naught. चलो इसको यहीं रहने देते हैं और एक्सपोनेंट से रेज कर देते हैं. So this is f naught r minus b square l square v upon f naught r. This is e raised to the power b square l square rm. इसमें हमको वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ टाइम फाइंड करना है बच्चों. अभी भी लेबर बाकी है हमारा. इसमें एफ नॉट आर को मल्टीप्लाई कर दीजिए, एफ नॉट आर माइनस बी स्क्वायर एल स्क्वायर वी इज इक्वल्स टू एफ नॉट आर इंटू में ई की पावर माइनस के टी. राइट, के इज बी स्क्वायर एल स्क्वायर बाय आर एम. तो बी स्क्वायर एल स्क्वायर वी इज इक्वल्स टू एफ नॉट आर कॉमन 1 माइनस ई रेज टू द पावर माइनस के टी. अब बहुत इंटरेस्टिंग बात मैं आपको बताने वाला हूं, इस रिजल्ट को देखते रहिएगा. तो दिस शुड बी something like b is f naught r, if I'm not wrong, b square l square 1 minus e raised to the power minus b square l square by rm. At t equals to 0, what is velocity? So put 0 here. E raised to the power 0 is 1. 1 minus 1 is 0, which means velocity is 0. At t equals to infinity, there will be a terminal velocity. जो हमने सीधी निकाल ली थी बच्चों, वो कैसे निकाली थी? ये दोनों फोर्स क्रॉस चेक करने का तरीका है बच्चों. ये दोनों फोर्स, ये तो था इंड्यूस फोर्स, और ये दोनों फोर्स आपस में बराबर हो जाए, v आ जाएगा एफ नॉट आर अपॉन में बी स्क्वायर एल स्क्वायर. ये बल्कि एक्सप्रेशन से आप घबराइए मत, हम एक्सेलरेशन को dv बाई dt लिख रहे हैं और कुछ भी स्पेशल नहीं कर रहे, नथिंग स्पेशल. ये वेलोसिटी है एज ए फंक्शन ऑफ टाइम. थोड़ा सा इसका ग्राफ भी देख लीजिए बच्चों, थोड़ा सा इसका ग्राफ भी देख लेते हैं. हमारे पास कोई एक्सप्रेशन है a इंटू 1 माइनस ई की पावर माइनस बी एक्स टाइप का कोई y फंक्शन, राइट, जो कि यही फंक्शन है. x को 0 पुट करेंगे, x को 0 पुट करेंगे, दिस विल बी 0. तो लेट मी शो इट विद अ डिफरेंट कलर. x को 0 पुट करेंगे तो दिस इज 0. x को आप इन्फिनिटी पुट करेंगे तो दिस विल बी 0 एंड दिस विल बी a. a इज दिस वैल्यू नाउ. यानी वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ आप प्लॉट करेंगे तो ये वैल्यू एफ नॉट आर जो टर्मिनल वैल्यू है बी स्क्वायर एल स्क्वायर, इसको अप्रोच करेगा और यहाँ पे एक असिम्पटोट बन जाएगा ऐसा. प्रीवियस एग्जांपल में जिसमें वेलोसिटी ऑफ रॉड कंटिन्यूअसली कम हो रही थी और शुरू में u थी और t बराबर इंफिनिटी पे 0 हो रही थी, उसको ऐसा बना देंगे. विल टच द एब्सिसा एट t इक्वल्स टू इंफिनिटी.
राइट। तो ये हमारे लिए काफी इंटरेस्टिंग पहलू है बच्चों। नेचुरली हम कांस्टेंट फोर्स कैसा प्रोड्यूस कर सकते हैं? ग्रेविटी से। एक कांस्टेंट फोर्स हम ऐसे ही प्रोड्यूस कर सकते हैं ना, ग्रेविटी का। जैसे आप यहां पे इस तरीके से एक रॉड को अटका दीजिए और यहां पर मैग्नेटिक फील्ड है, इसका मास है m, इसके ऊपर mg एक कांस्टेंट फोर्स लगता ही रहेगा ना इसको रेस्ट से छोड़ेंगे तो। और फिर क्या होगा? फिर क्या होगा? करंट इंड्यूस होगा। करंट इंड्यूस होगा क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ट बढ़ रहा है, तो करंट ऐसे इंड्यूस होगा। तो यहां पर क्या बन जाएगी? एक बैटरी बन जाएगी BVL पोटेंशियल की। आई एम नॉट रॉन्ग, नहीं उल्टा, BVL पोटेंशियल की बैटरी इस तरफ हाई पोटेंशियल आएगा ताकि करंट ऐसा फ्लो करे, का पोटेंशियल होगा BVL। और सेम सवाल बन जाएगा इसमें, कांस्टेंट फोर्स F नॉट की जगह हम किस टर्म को यूज करेंगे? F नॉट की जगह सिर्फ mg को, एंड द आंसर विल बी सेम। आपको इसकी टर्मिनल वेलोसिटी निकालनी है। तो ये हमारे पास एक एक्स्ट्रा रॉड है, इसका पार्ट नहीं है, और इसको हमने ड्रॉप कर दिया यहाँ से। यहाँ पर हम एनर्जी ले सकते हैं बच्चों, मेरी बात समझे? और हाँ, इस रॉड को भी बहुत ऊंचाई तक ले जाने के लिए हमें एनर्जी चाहिए, वो बात अलग है। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस कॉन्सेप्ट। मोशनल ईएमएफ कैसे प्रोड्यूस होता है और मोशनल ईएमएफ से कैलकुलेशन कैसे करते हैं। एक मैं आपको ऐसा केस भी ले लेता हूँ जिसमें रॉड जो है वो प्योरली ट्रांसलेट तो कर रही है लेकिन मैग्नेटिक फील्ड और V उसके परपेंडिकुलर नहीं है। जैसा ऐसा, ये आपके पास कोई पैरेलल रेलिंग्स है और इनके ऊपर हमने एक रॉड रखी हुई है प्यारे बच्चों, एक रॉड इस टाइप से रखी हुई है प्यारे बच्चों, और ये एंगल है थीटा और ये रेजिस्टेंस है R। रॉड का मास लेना हो तो M ले सकते हैं, दिस एंगल इज थीटा। आई होप ये डायग्राम आपको क्लियर हो रहा होगा कि कैसे ये रॉड ऐसे आ रही है नीचे। अब यहाँ पे कोई मैग्नेटिक फील्ड स्विच कर देते हैं B वैल्यू का इन अपवर्ड डायरेक्शन, इन अपवर्ड डायरेक्शन ऐसे ऊपर की तरफ, और ये इसका लेंथ है L, इस रॉड का लेंथ है L। और इसको किसी इंस्टेंट पर अगर आप वेलोसिटी V मानना चाहते हो तो आप V मान लीजिए, या फिर आप इसके फोर्स का डायनेमिक्स चेक करना चाहते हो तो वेलोसिटी आप मान सकते हो। अदरवाइज अलग अलग जगहों पे इसकी वेलोसिटी अलग अलग होने वाली है, तो अलग अलग जगहों पे अलग अलग फोर्स लगने वाले हैं। मैग्नेटिक फील्ड इसका ऊपर की तरफ है, राइट। तो अगर मैग्नेटिक फील्ड जो है वो सारी दरों पे ऊपर की तरफ है, मैग्नेटिक फील्ड अगर बढ़ रहा है तो इसके अंदर हमको करंट फ्लो कराना पड़ेगा, और करंट की डायरेक्शन देखने के लिए हम इस चित्र को किसी और प्लेन में बनाते हैं। देखिए इसको इसको यहाँ प्रेजेंट रखता हूँ मैं चित्र को, और हम बना देते हैं एक ऐसा इंक्लाइन प्लेन, और ये एंगल है थीटा। ये बच्चों जो ये वाला इंक्लाइन प्लेन था आपके पास, वो कुछ इस प्रकार से था। इसका ये विजुअलाइजेशन, ये सिर्फ लाइन वाला विजुअलाइजेशन कर रहे हैं, राइट। ये इंक्लाइन प्लेन था इस चित्र के अनुसार, और ऐसा एक रॉड था, और ये वाला जो मैग्नेटिक फील्ड है वो इसको पेनिट्रेट करके ऐसे जा रहा है, राइट। तो यहाँ पर वो रॉड आपको जब दिखेगी, यहाँ पे कोई रॉड होगी तो वो आपको ऐसा दिखेगी, ऐसा सिर्फ एक पॉइंट जैसा, राइट। और यहाँ पे रेजिस्टेंस वगैरह है, मैं मैसी नहीं करना चाहता इस चित्र को, इसलिए मैं दिखा रहा हूँ। रॉड अंदर की तरफ है, रॉड का लेंथ जो L है विच इज ऑलरेडी इन ए प्लेन विच इज परपेंडिकुलर टू बोथ B एंड V। इसका जो वेलोसिटी है वो अलोंग द इंक्लाइन होने के लिए बाउंड है। तो यहां पर जो एंगल बन सकता है ना बच्चों करंट आइडेंटिफाई करने के लिए, तो देखो जो लेंथ L है इट इज ऑलरेडी परपेंडिकुलर, तो एंगल हमें इन दोनों का ही देखना है, आपस में इनका कितना कंपोनेंट परपेंडिकुलर है। तो B है अपवर्ड और V है इस डायरेक्शन में, राइट बच्चों। तो V का ये वाला कंपोनेंट ही इसके परपेंडिकुलर होगा, तो ये एंगल भी होगा थीटा, और ये V है तो V cos थीटा होगा। तो इंड्यूस्ड ईएमएफ का वैल्यू होगा B VL के बजाय V cos थीटा इंटू L। V का ये वाला कंपोनेंट B के परपेंडिकुलर, और करंट का वैल्यू जाएगा E बाय आर। सिंपली करंट का वैल्यू E बाय आर ही हमको हर बार लिखना है जब रेजिस्टेंस का केस हो।
But don't remember this result if there is a capacitor. We'll see very soon. तो बच्चों आपको मोशनल ईएमएफ से रिलेटेड कुछ मैकेनिक्स मिक्स करके जो सवाल थे वो हमने किए, काफ़ी इंटरेस्टिंग रहते हैं। एचसी वर्मा भरी पड़ी इन सवालों से, आप देखिएगा, इन एग्जांपल्स को देखने के बाद उसको सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा, बहुत आराम से आप सो जाएंगे। अब हम कैपेसिटर को इन्वॉल्व करते हुए इसी सर्किट को सॉल्व करते हैं, व्हेन वी विल इन्वॉल्व कैपेसिटर्स, राइट। देखिए सबसे पहला एग्जांपल मैं इसमें लेता हूं। यहां पे हमारे पास एक कैपेसिटर है जिसका कैपेसिटेंस है C। This is the rod which we want to move in a uniform magnetic field B, which is inside the plane of the board। और ये हमारा कैपेसिटर है। इसको शुरू में आप अनचार्ज मान लीजिए, क्योंकि हम कोई भी इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड टर्म लिखना चाहते हैं तो उसमें कॉम्प्लेक्सिटी शुरू में नहीं चाहते, हम सिर्फ जानना चाहते हैं कि व्हाट इज हैपनिंग, राइट। तो आपको पता है कि अगर ये रॉड राइट साइड में मूव किया है, मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ है, तो यहां पर एक बैटरी मौजूद होगी जिसका पोटेंशियल, जिसका ईएमएफ होगा BVL। बैटरी प्रोड्यूस हो गया। अब हमको नहीं पता इस बार वेलोसिटी कांस्टेंट रहेगी कि नहीं रहेगी, हमें कुछ नहीं पता, वी जस्ट वांट टू नो। ऑब्वियसली इसमें करंट फ्लो होगा। करंट को, कैपेसिटर का कोई भी क्वेश्चन आया ना, करंट को रेजिस्टेंस लगाओ तो BVL बाय R से लिखते हैं बच्चों, पोटेंशियल अपॉन R से। कैपेसिटर में इसका रेजिस्टेंस नहीं लिखते हैं, कैपेसिटेंस कुछ नहीं मानते, राइट। अगर इसके अंदर कुछ रेजिस्टेंस है भी, लीकी कैपेसिटर के क्वेश्चन अपन करते हैं तो बाहर से दिखाते हैं, राइट। इसको बाहर दिखा देते हैं अपन इसके साथ सीरीज। खैर उन प्रॉब्लम्स की तरफ नहीं चलते। इसका कैपेसिटर का करंट लिखने का, क्योंकि फोर्स तो बच्चों IL भी लगना है, इंड्यूस फोर्स। तो अब I निकालना बहुत जरूरी। I निकालने के लिए हमें कैपेसिटर पे किसी इंस्टेंट पे Q चाहिए, और Q निकालना बहुत सिंपल है। कैसे निकालेंगे? Q इज इक्वल टू CV, और V है इसका पोटेंशियल। दैट्स डन। सबसे पहले इस पर चार्ज लिखते हैं। चार्ज हो जाएगा C जो कि कांस्टेंट है, इनटू में पोटेंशियल। अगर इस रॉड का वेलोसिटी, मुझे नहीं पता ये वेलोसिटी कांस्टेंट रहने वाला है या नहीं, बट मुझे ये पता है कि किसी इंस्टेंट पर इसको V वेलोसिटी दिया है या इसका V वेलोसिटी है इस वक्त। C इंटू BVL, इसके अक्रॉस पोटेंशियल C इंटू BVL, इस कैपेसिटर पर किसी भी टाइम t पर जब इसका वेलोसिटी V है, क्योंकि बाकी चीजें तो बदल नहीं रही, C नहीं बदल रहा, B नहीं बदल रहा, L नहीं बदल रहा। किसी इंस्टेंट पर अगर इस रॉड का वेलोसिटी V है तो कैपेसिटर पर ये चार्ज रहने वाला है। आइए इसको डिफरेंशिएट करते हैं। दैट इज dq by dt which is I, which is CBL which is constant, dV over dt, this is acceleration of the rod। ये करंट आ जाएगा, और करंट फोर्स इंड्यूस करेगा, और फोर्स होगा ILB, राइट बच्चों। इसका फोर्स होगा dV by dt, जो एक्सिलरेशन है वो होगा F by m, और F क्या होगा, इसके साथ LB टर्म आप मल्टीप्लाई कर दीजिए। इस तरीके से हम इसके अंदर करंट निकालते हैं प्यारे बच्चों, राइट। इसके कुछ केसेस देखते हैं। आइए, सबसे पहला, सबसे इजी केस कि हम इस कैपेसिटर के ऊपर कोई एक्सटर्नल फोर्स F अप्लाई करते हैं, कैपेसिटिव सर्किट के ऊपर, आई मीन टू से ये C है, और इसका लेंथ L, मास M, मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ड B। तो रॉड एक्सेलरेट होगा और किसी वेलोसिटी V को प्राप्त होगा। मुझे नहीं पता मोशन कैसा है, मैं मान लेता हूँ किसी इंस्टेंट पर इस रॉड का वेलोसिटी V है। तो चार्ज हो जाएगा C इंटू में BVL। EV, V पोटेंशियल वाला V है और ये वेलोसिटी वाला है। ये क्या हो जाएगा, चार्ज dq बाई dt हो जाएगा करंट जो हमें चाहिए, क्योंकि हमें इंड्यूस फोर्स IL भी लगाना है पीछे। तो क्या हो जाएगा वो, CBL। अगर प्रेजेंट है तो एक्सेलरेशन हो जाएगा, राइट बच्चों। अब देखिए, अब ध्यान से देखिए इसको, ये जो करंट आया है I, इसकी वजह से ये फोर्स महसूस करेगा पीछे की तरफ, और एक बैटरी भी बनेगी BVL की, राइट। BVL का बैटरी था,
करंट का जो डायरेक्शन है वो हमेशा इस प्रकार से होगा, इंड्यूस करंट का इस मैग्नेटिक फ्लक्स को बढ़ने का ये अपोज करे ऑब्वियसली, राइट। और अपन ऐसे भी देख सकते हैं बिना फैराडे लॉ के। तो आई ये होगा, तो dv by dt, m dv by dt, which is net force, that is F minus F induced. Let's say this F is constant, so I term it as F naught. So m dv by dt, which is A, let's say A, F naught minus F induced is CBLA, which means F naught is equals to over, if not wrong, then it should be CBL, should be A. Here acceleration is constant, कैपेसिटेंस इसका कांस्टेंट है, बी वहां पर मैग्नेटिक फील्ड है वो कांस्टेंट है, एल कांस्टेंट है, एम कांस्टेंट है, कैलकुलेशन ठीक है ना। हाँ, तो इसका एक्सेलरेशन इज कांस्टेंट प्यारे बच्चों, इसका एक्सेलरेशन इज कांस्टेंट, व्हिच मींस अगर आप एफ नॉट फोर्स लगाते हो तो पीछे एक फोर्स जरूर लगेगा, वो एक्सेलरेशन का फंक्शन है, और एक्सेलरेशन कांस्टेंट है तो पीछे वाला फोर्स भी कांस्टेंट है प्यारे बच्चों, और ये तो कांस्टेंट है ही, तो नेट फोर्स इसके ऊपर कांस्टेंट है। आइए इसमें एक बहुत ही इंटरेस्टिंग केस जो जेईई एडवांस लेवल या ओलंपियाड लेवल से आपसे पूछा जा सकता है, बहुत इंटरेस्टिंग है, आप उसको देखिए। तो मान लेते हैं कि हमारे पास अब की बार एक सिचुएशन है जिसमें एक कैपेसिटर है और यहाँ पर हमारे पास एक रॉड है, राइट। रॉड को ज़्यादा डिज़ाइन ना करते हुए यहाँ पे एक रॉड है, और इस रॉड को मैं स्प्रिंग से कनेक्ट कर देता हूँ। इसका स्टिफनेस कांस्टेंट है के, स्प्रिंग कांस्टेंट है के, इसका कैपेसिटेंस है सी, लेंथ है एल, मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ड है बी, सभी स्थानों पर। और मुझे जानना है कि इफ द रॉड इज स्लाइटली डिस्प्लेस्ड, स्लाइटली, हमें जानना है कि टाइप ऑफ मोशन क्या करेगी, और दूसरी चीज जो हमको जाननी है वो है अगर ये टाइप ऑफ मोशन एसएचएम आता है, स्प्रिंग के केस में बहुत बार आ जाता है ना, अगर आप आता है तो टाइम पीरियड ऑफ स्मॉल ऑसिलेशंस बताना है, एसएचएम ही लिख देता हूँ मैं, ठीक है, टाइम पीरियड ऑफ, यानी अगला क्वेश्चन आपको स्पष्ट रूप से कह रहा है कि यहाँ पे एसएचएम होने वाला है, वेरी इंटरेस्टिंगली अपन इसका टाइम पीरियड निकालने वाले हैं। तो प्यारे बच्चों शुरू कर दें। यहाँ पे देखिए, सबसे पहले किसी जनरल पॉइंट के लिए ये सब निकाले जाते हैं डेटा। सबसे पहले मैं एक्सेलरेशन निकालने से पहले मैं इस रॉड को थोड़ा सा डिस्प्लेस कर दूंगा, और उसके बाद जैसे मान लो मैंने इसको डिस्प्लेस कर दिया समवट, यहाँ ले आए और इसे रिलीज कर दिया, इसका ये कहीं पहुंचेगी, इसकी वेलोसिटी होगी इस साइड में p। तो इस बार बैटरी जैसे हमेशा इधर वेलोसिटी होती थी, मैग्नेटिक फील्ड इधर है, p की बार इधर है, तो बैटरी नीचे की तरफ पॉजिटिव पोलैरिटी की आएगी, तो यहाँ पर बैटरी हो जाएगी, इसका ईएमएफ होगा उस समय की वेलोसिटी BVL, और करंट ये ऐसा फ्लो करेगी, क्योंकि इस मैग्नेटिक फील्ड को रिड्यूस कर रहे हैं ना अपन इस लूप में, करंट ऐसा होगा इस मैग्नेटिक फील्ड को इनवर्ड बढ़ाए, ऑब्वियसली ये BVL होगा। अब इसके ऊपर पीछे इंड्यूस फोर्स लगने की संभावना है, अगर करंट बहता है तो, और जो बह रहा है ILB वैल्यू का पीछे फोर्स लगेगा। आई निकालने के लिए हमारे पास कैपेसिटेंस से तरीका था, इसी इंस्टेंट पे इसके क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस है BVL, यानी कैपेसिटर का ये पॉइंट पॉजिटिव चार्ज और ये पॉइंट नेगेटिव चार्ज होगा। तो यहाँ पे देखिए Q होगा P इंटू BVL, ये किसी भी इंस्टेंट की वेलोसिटी, dq बाई dt क्या हो जाएगा, I विच इज CB PBLA, क्योंकि V का डिफरेंशिएशन करना, बाकी सब पैरामीटर्स कांस्टेंट, ये हो जाएगा I। तो अब देखिए इसके ऊपर कौन से फोर्सेस लग रहे हैं। एक तो इस तरफ फोर्स लग रहा है KX,
तो इसको वापस रिस्टोर कर रहा है अगर ये x दूरी पर है तो। दूसरा फोर्स इसी तरफ लग रहा है, देख लेते हैं, सॉरी इसके अपोजिट डायरेक्शन में लग रहा है क्योंकि इस बार करंट ऐसा है। तो फोर्स लग रहा है ILB का, I इज TBLA, ILB ये फोर्स लग, ये इसको नेट फोर्स देंगे और नेट फोर्स इज इक्वल टू KX अगर आता है, x का फंक्शन आता है, x के 1 पावर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आता है, तो हम कह सकते हैं कि वो मोशन सिंपल हार्मोनिक है। एक्सेलरेशन निकाल लीजिए। तो रिस्टोरिंग फोर्स जीतना ही चाहिए, हमारा हिसाब किताब यही है, क्योंकि रिस्टोरिंग फोर्स ज्यादा है तभी तो इसके पास वेलोसिटी आती जाएगी। तो KX माइनस CBL स्क्वायर A, B स्क्वायर L स्क्वायर A इज इक्वल्स टू नेट फोर्स विच इज MA। तो A का टर्म कॉमन लेने पर दिस इज KX अपॉन TB स्क्वायर L स्क्वायर प्लस M। आई एम नॉट रॉन्ग, ये कैलकुलेशन आप कर लीजिएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं A इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू X, यानी ये क्लियर कट केस है SHM का, राइट। और अगर आप इसको ओमेगा स्क्वायर X से कंपेयर करते हैं तो ओमेगा टर्म आएगा आपका K ओवर CB स्क्वायर L स्क्वायर प्लस M, ये टर्म आएगा आपका ओमेगा, और 2 पाई बाय ओमेगा हो जाएगा आपका सिंपली टाइम पीरियड। तो आप देख पा रहे हैं यहाँ पे कि टाइम पीरियड हम कैसे निकाल सकते हैं, और मोर इंटरेस्टिंगली कि ये रॉड जो है वो SHM कर रही है यहाँ पे, यानी ये बैटरी की पोलैरिटी भी बदलेगी। इस पे मैं चाहता हूं कि आप थोड़ा विचार कीजिए कि ये कैपेसिटर शुरू में कैसा चार्ज होगा, क्या इसकी पोलैरिटी हमेशा प्लस माइनस ऐसी रहेगी, मुझे नहीं लगता। आप देखिएगा क्योंकि BVL चेंज होगा जब ये इधर जाएगा, अगर SHM सच में कर रहा है तो, और हमने सिद्ध किया है कि ये कर रहा है। तो बच्चों मोशनल EMF में ट्रांसलेशन से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन, कैपेसिटर, रेजिस्टेंस, इनसे बनाए जा सकते हैं और मैकेनिक्स को भी इन्वॉल्व किया जा सकता है। तो मैंने हर टाइप का एक प्रॉब्लम इस वीडियो में पर्टिकुलरली ले लिया है। आई होप ये आपके मॉड्यूल के सारे क्वेश्चन आपको समझने के लिए काफ़ी हेल्प करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।